एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो बेटा, आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी और आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का पार्ट 2। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इसको कवर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि लास्ट लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा था। उतना बड़ा लेक्चर पढ़ोगे ना बेटा तो दिमाग घूम जाएगा, तो छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट करो, ठीक है। जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं अगर वो तुम ढंग से पढ़ लोगे बेटा, ये याद रखो कि अगर आप कुछ भी ओलंपियाड के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसको क्वालिफाई कर लोगे। बस जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाओ। जो बेटा सुनेगा वो गुनेगा, जो नहीं सुनेगा वो खोएगा। मतलब वो कहावत है ना, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो जो मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ वो टिप टू द बॉटम सब कुछ कंप्लीट करते जा रही हूँ, एकदम क्रिस्प क्लियर नाइस कंसेप्ट सिखाते जा रही हूँ। उम्मीद ये करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लेक्चर्स को शेयर करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, लोगों को बताओ कि शिप्रा मैम यहाँ है। आप दूसरों का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ सिर्फ मैम से मैं पढ़ लेता हूँ, दूसरों को भाड़ में जान देता हूँ, तो भाई ये बात हमेशा याद रखना कि कर भला तो हो भला, जो ना कर भला तो ना हो भला। ओके, चलिए तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था ईसोफेगस में। मैंने आपको ईसोफेगस, देखो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट क्या किया था पहले वो आपको मैं बता देती हूँ। व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने पूरा बकल कैविटी को कवर कर लिया है। बकल कैविटी में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। बकल कैविटी में मैंने आपको सिखाया था टंग क्या होता है, टीथ के कितने टाइप होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या काम आता है, जॉस क्या होते हैं, पैलेट क्या होता है, लिप्स क्या होता है, टंग में टेस्ट बर्ड्स होती है। अच्छा, आज मैं टंग भी आपको थोड़ा सा और बता दूंगी। टंग जो होते हैं ये हाईली मूवेबल स्ट्रक्चर होता है, इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि आपको टेस्ट करवाने में मदद करवाती है। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में ये बात नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? अगर किसी को टंग पढ़ना है तो वो मुझे बता देगा, मैं बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगी। पर आई डोंट थिंक सो मेरे लल्ला कि उसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं ज़रूरत, तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टंग का अगर आपको लिटरली पढ़ने की बहुत इच्छा है तो बता देती हूँ टंग। वैसे तो टंग आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बकल कैविटी में टीथ था तो मैंने आपको टीथ के कितने टाइप बताए थे, मैंने आपको टीथ के 4 टाइप बताए थे, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। फिर मैंने आपको डेंटल फार्मूला भी बताया, फिर मैंने आपको बताया कितने टोटल टीथ होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जो है 25 साल के पहले तक आपके पास 32 दांत होते हैं, पर एक समय आपके लाइफ स्टेज में ऐसा भी होता है कि आपके पास 28 दांत होते हैं। तो 4 दांत जो एडिशनल हो जाते हैं वो आपके विजडम टूथ होते हैं। जिनको भी ये समस्या है कि ओ माय गॉड मैम ये सब क्या है, बेटा जाइए और लास्ट लेक्चर लगा के आएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा बकल कैविटी से लेकर ईसोफेगस तक की कहानी सिखा दी थी। जिनको भी बेटा टंग पढ़ना है, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में टंग के बारे में आपको बताया था कि ये एक हाईली मूवेबल स्ट्रक्चर होता है और इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको पढ़ा दिया था मैंने। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितनी भी आपकी बॉडी थकी रहे, पर टंग आपकी बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जो कभी थकता ही नहीं है, ये कभी सोता ही नहीं है, इसको कभी कुछ होता ही नहीं है। क्यों? ये भी मैंने आपको सिखाया था कि टंग जो है ये बहुत ही छोटू से मसल से मिलकर बना होता है जो कि कभी थकती ही नहीं है। एक्चुअली थकेंगी जल्दी से रिकवर हो जाती हैं। तो आदमी मरणासन में भी रहेगा तो बोलेगा बेटा पानी दे दो मुझे, तो ये टंग जो है आपकी चलती रहती है। बेटा टंग का काम क्या होता है मुझे बताओ? टंग का काम होता है टेस्ट करवाना किसी भी चीज़ को, फिर उसके बाद टंग का काम क्या होता है? स्पीच करवाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग करवाना, जैसे कि मान लो अगर हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है तो व्हाट वी हैव डू, फलाना जो है ऐसे करते को नहीं करते। तो टंग जो है वो दांतों के बीच में फंसी हुई गंदगी को क्लीन करने का काम करता है। टंग का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखाई देता है बता? कैसा दिखाई देगा राजा मेरे, कैसा दिखाई देगा बच्चों? देखो ऐसा है, ह्यूमन बीइंग जो आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट 1 पार्ट 2 में आप सब कुछ सीख जाएंगे। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटेगी नहीं बोली छूटेगी। ओके, तो आपका टंग कैसा है? मान लो ऐसा, ये मेरी टंग है, ठीक है, ये शिप्रा मैम की सुंदर सी टंग है। ओके बेटा, आप टंग में क्या होते हैं बच्चों? टेस्ट पेपिलीज होते हैं, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर कुछ बच्चों को काऊ काऊ होता है, मैम हमें बता दो। तो आपके टंग के पास ना बेटा ऐसी बड़ी सी ऊपर साइड पेपिलीज होती हैं। क्या होती है बच्चों? पेपिलीज।
टेस्ट पेपलीज कहते हैं। इन टेस्ट पेपलीज के अंदर छोटे छोटे होते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या होते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर टेस्ट पेपली के पास टेस्ट बर्ड्स हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये बात ज़रूर है कि भाई टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं वो आपको टेस्ट दिलवाते हैं। अब टंग जो है वो पीछे से एक हायोइड बोन से जुड़ा होता है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है वो सुन लें। यहाँ पर एक हायोइड बोन होती है, उस बोन से आपकी टंग जुड़ी हुई होती है। जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक हैं, वो ये जान लें। जिनको नहीं ज़रूरत है, वैसे ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ना ये कभी जीवन में किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा एक्सेप्ट नीट। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको टेस्ट बता देते कि कहाँ से क्या लगता है। यहाँ पर लगता है आपको बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट लगेगा बच्चों। यहाँ से आपको लगेगा स्वीट, यहाँ से कौन सा टेस्ट लगेगा? स्वीट लगेगा। और क्या लगता है आपको? ठीक है, यहाँ से आपको लगता है सार और सॉल्टी। स्वीट आपको कहाँ से लगता है बच्चों? ये होता है स्वीट। अब आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। इन चारों टेस्टों में सबसे खतरनाक टेस्ट कौन सा होता है तुमको पता है? सबसे भयंकर टेस्ट, बिल्लू भयंकर टेस्ट जो होता है वो होता है बिटर। बिल्लू भयंकर टेस्ट कौन सा होता है बच्चों? बिटर टेस्ट होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ खा लीजिएगा ना, तो सबसे भयंकर जो बहुत देर तक आपको फील होता रहेगा वो पता है कौन सा टेस्ट होता है? वो बिटर टेस्ट होता है। बाकी स्वीट आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आप सॉर सॉल्टी भूल जाते हैं। आप क्या नहीं भूलते? आप बिटर टेस्ट नहीं भूलते, क्योंकि मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स बिटर टेस्ट के लिए होती हैं, इसलिए कड़वा टेस्ट आपको बहुत समय तक लगता रहता है। समझ में आई बात? इवन एक और चीज़ बताएं तुमको, आप जो भी टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो आपका ब्रेन बताता है आपको। इवन आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों को सूंघ कर भी टेस्ट आता है। मतलब जो भी आप सूंघ रहे हैं ना, उसका भी आपकी टेस्ट बर्ड्स आपको टेस्ट दिलवाने शुरू कर देती हैं। आपकी बॉडी में जितना भी टेस्ट आता है ना बच्चों, वो आपका दिमाग बोलता है बेटा ये जो है मीठा टेस्ट है, तीखा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है। तो आपका दिमाग जो आपको बोलता है वही इस टेस्ट बर्ड्स में सेंसेशन होते हैं। अगर आपका दिमाग रसगुल्ले को भी मिर्ची बताने लगेगा तो शायद रसगुल्ले का टेस्ट आपके टेस्ट बर्ड सेंस ना कर पाए। तो आपकी जो टंग होती है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। टंग, ठीक है, इज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। किसके कंट्रोल में होती है? कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ये बात याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपके दिमाग के कंट्रोल के अंदर है। क्या क्या करती है भाई? फ्लोर को क्लीन करती है, टेस्ट करवाती है, और जो आप चबर लाए पाए बोल रहे हैं वो भी क्या है मेरे बच्चों? वो भी आपका टंग की वजह से ही होता है। समझ में आ गई मेरे आंखों के तारों ना? आगे बात करते हैं हम किस बारे में। तो ये जो हाइवॉइड बोन है, देखो टंग, तो टंग जो है बाहर से फ्री है, पर पीछे से वो अटैच्ड है एक बोन से जिसका नाम है हाइवॉइड बोन। ये सिंगल बोन होती है। बस टंग में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। टंग में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो वी हैव डन द टीथ, वी हैव डन द पैलेट, वी हैव डन द टंग, वी हैव डन द टाइप्स ऑफ टीथ, डेंटल फॉर्मूला, वी हैव डन द, और क्या डिस्कस किया था? सलाइवरी ग्लैंड्स भी डिस्कस कर ली थी। ये सारी चीज़ें हम लोग, और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है, कैसे डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। लास्ट क्लास में हमने ईसोफेगस भी डिस्कस किया था। अब आइए मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। देखो ध्यान से, कहाँ है? ए भूषण भैया ने तो डालो नहीं, इसमें कैसे ऐड करें पेज? कैसे ऐड करें? चलो देखो बच्चों, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। बकल कैविटी से, देखो यहाँ से अलग पॉइंट है, ठीक है? ओके, ये जब भी आप बकल कैविटी से जब आप अपने फूड को च्यू कर लेते हैं, ध्यान से समझना, बकल कैविटी से जब आप अपने फूड को च्यू कर लेते हैं प्लस उसमें सलाइवा मिला लेते हैं, तो गोलू गोलू सा नहीं हो जाता बेटा? ऐसे गोल गोल सा नहीं हो जाता मुंह में? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसको हम कहते हैं बच्चों बोलस। क्या कहते हैं बच्चों? बोलस। ये याद रखना। तो आप जो है खाने को खाते हैं बकल कैविटी में, इसको मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये टंग का पार्ट नहीं है, ये अलग से मैम ने एक पॉइंट बताया है। ठीक है, ये ठीक है बच्चों? ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? जब आप बकल कैविटी में फूड को अच्छे से च्यू कर लेते हैं प्लस उसमें सलाइवा मिला लेते हैं, तो आपका फूड जो है वो राउंड राउंड सा नहीं हो जाता। आपको नहीं यकीन है तो जाओ यार देखो, जब आप खाने को चबा लेते हैं, उसको राउंड राउंड बना लेते हैं, तो अब इस चीज़ को हम कहते हैं बोलस। और बोलस सर
फुर्र से अंदर जाता है, कहाँ पर? ईसोफेगस में। अब आ जाओ बेटा ईसोफेगस में। जब हम ईसोफेगस की बात कर रहे हैं तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है शिप्रा मैम? क्योंकि इसमें कोई एंजाइम ही नहीं होता है। बेटा जब कोई एंजाइम ही नहीं होगा तो डाइजेशन क्या होगा? टिंडा नहीं ना होगा। तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता, इसीलिए कोई डाइजेशन भी नहीं होता है। सीधी बात, सिंपल बात, नो बकवास। नाउ तो मैम इसमें होता क्या है बेटा? इसमें होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है बच्चों? जो आप ऐसे करते हो ना तो आपके मुंह से कुछ चीज़ बाहर आती है ना, उसको बलगम कहते हैं। आप नाक ऐसे करके बाहर फेंकते हो ना, तो आपके नाक से जो भी चीज़ें बाहर आती हैं उसमें म्यूकस होता है। आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हर जगह म्यूकस निकलता है। कारण क्या है? खाने को सरका सरका कर नीचे पहुंचाना होता है। तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ म्यूकस होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है कि सबसे थिकेस्ट जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, थिकेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये बात आप याद रखिएगा। थिकेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगर आपसे कभी ओलंपियाड वगैरह में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, सबसे थिकेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस ही कहलाता है। ईसोफेगस से थिकेस्ट कोई पार्ट नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोगों ने पत्थर खा लिया, कांच खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। तो ये जो लोग ये चीज़ें खा लेते हैं ना, उनका ईसोफेगस फटता नहीं है। नहीं फटने का कारण क्या है? क्योंकि इनको ईसोफेगस बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ये बहुत मोटी होती है। इवन मैडम कार से तो कट ही जाएगा ना, बेटा रिपेयर होने का भी पावर एक्सट्रीमली वेल मेंटेन्ड है। समझ में आ गई बात? नाउ अब आपको ये समझना है कि ईसोफेगस क्या है। एक लॉन्ग है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में फेरिंग्स के बारे में भी बता दिया था। सब कुछ फेरिंग्स कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, पूरा बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस हो चुका था। तो फेरिंग्स जो है ये आपको समझना है कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड द एयर। ये भी मैंने आपको बताया था। यूव्यूला वगैरह सब जानकारी हो गई थी कल। बेटा लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं लगाया होगा तो ये लेक्चर आपने समझ में नहीं आना है। तो मेरी भगवान से गुजारिश है, भगवान के लिए गुजारिश है कि बेटा लास्ट लेक्चर लगा लियो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो धूमतन ऐसे हे भगवान, इससे अच्छा तो बायो पढ़ना ही छोड़ देते मैडम, ऐसा वाला फील ना हो, इसलिए लास्ट लेक्चर लगा के ही आना। वैसे मैं ये ट्राई करती हूँ कि चीज़ें आपको एकदम क्रिस्प, क्लियर, शांति से, एकदम आसानी से ऐसे क्रिस्प मक्खन की तरह अंदर घुस जाए। ठीक है, ओके, आ जाए। उसके बाद यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ईसोफेगस में क्यों नहीं होता? इसमें होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब याद करिए मैंने आपको पेरिस्टाल्टिक में क्या बताया था? पिचक 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 मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होता है बेटा जी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आपका पिचक पिचक मूवमेंट। जब आप खाने को खाते हैं तो पिच 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 करना, मतलब देखो कैसे हो रहा है, देखो 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 देखो, पिच 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 मूवमेंट। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है धक्का मारो मूवमेंट। इट इज अ पिचिक पिचिक मूवमेंट, पिचिक 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 मूवमेंट। तो आपको जैसे मान लीजिए किसी ट्यूब में टूथपेस्ट नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था ना, ऐसे दबा दबा के निकालते हैं पिचिक पिचिक करके। दिस इज द पिचिक पिचिक मूवमेंट। इट इज अ धक्का मारो मूवमेंट जिससे हम खाने को जो है आगे की ओर भेजते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, अब आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, व्हाई वी कॉल्ड एज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये भी लास्ट क्लास में बताया था। क्योंकि 30% आप स्टार्च को, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ द शुगर। विच शुगर बेटा? ग्लूकोज का शुगर हो, ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि तो ग्लूकोज का जो पॉलीमर है उसको हम माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, पर कितना परसेंट? सिर्फ 30%। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये लेक्चर शुरू किया तो मैंने आपको बताया आप कुछ भी कहीं भी डाइजेस्ट कर लीजिए मेरे राजा बेटा, पर हमेशा ये याद रखना कि किसी भी चीज़ का फाइनल डाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसी भी चीज़ को फाइनली डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक जो है नॉलेज बॉक्स में आपको यहाँ पर बना देती हूँ, तो ध्यान से देखना। किसी भी चीज़ को फाइनली डाइजेस्ट करने का मतलब होता है, नॉलेज बॉक्स देख लेना, ध्यान से समझना तो सब समझ में आएगा। आप कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करिए? आप कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करिए? आप कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करिए किस में बेटा? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करिए अपने ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। और बेटा जी किस में कन्वर्ट करिए? कार्बोहाइड्रेट के बाद आप प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करिए? आप प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करिए? अमाइनो
एसिड में, ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट करिए अमाइनो एसिड में। फिर उसके बाद बेटा जी लिपिड को किस में कन्वर्ट करिए, आप कन्वर्ट करिए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब ये क्या है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मैम सब पढ़ाएगी, टेंशन नहीं लेना। तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमारा ऑब्जेक्टिव डाइजेशन का क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है डाइजेशन का कि हमें इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। पर ये फॉर्म्स कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भगवान के लिए ये बात याद रखना। तो हम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, ना कि ग्लूकोज में। माल्टोज क्या है, जब दो ग्लूकोज यूनिट को एक साथ जोड़ा जाता है तो दिस इट विल मेक द माल्टोज। माल्टोज से ग्लूकोज निकालने का काम हम स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नाउ विल मूव टू द स्टमक। स्टमक इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पार्ट बेटा, आपको सब समझ में आएगा, वो ध्यान से समझना। देखो स्टमक जो होता है ये, अब मैं आपको एक डायग्राम बनाना शुरू कर रही हूँ, ध्यान से समझना। स्टमक एक जे शेप का पाउच है। देखो आई बिलीव इन द डायग्राम्स, ओके, आई बिलीव इन द डायग्राम्स, ठीक है, एंड आई लव टू मेक द डायग्राम्स, ओके। स्टमक जो है ये एक जे शेप का पाउच है। स्टमक एक जे शेप का पाउच है बच्चों, ध्यान से समझना। ये स्टमक की जो अंदर की दीवारें होती हैं ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती हैं बच्चों, ऐसे करके देखो। ये स्टमक है, स्टमक किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। अंदर की दीवारें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फोल्डेड वॉल, ठीक है, कैसी होती हैं, एक्सट्रीमली फोल्डेड वॉल, ठीक है, इसकी दीवारें एक्सट्रीमली फोल्डेड होती हैं। मैम फोल्डेड क्यों होती हैं, जैसे मान लो, ध्यान से समझना मेरी बात, मान लो कि अगर आपको किसी पॉलीथीन में कुछ भरना है तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करोगे। तो अगर आपको किसी भी पॉलीथीन में कुछ भी भरना है तो वो आप पहले ऐसे बाजार पे ऐसे लेके जाते हैं, जेब पे भर के पॉलीथीन, फिर बोलते हैं 1 किलो बैंगन तो देना ज़रा, तो बैंगन वाला उस पॉलीथीन में बैंगन को भर देता है, तो पन्नी फैल जाती कि नहीं फैल जाती। तो स्टमक की दीवारें भी ऐसे ही अंदर से फोल्डेड रहती हैं। ये जब वो दीवार, मतलब स्टमक फोल्डेड नहीं रहता, इसकी दीवारें फोल्डेड रहती हैं, और जैसे जैसे खाना भरता जाता है दीवारें फ्लैट होती जाती हैं और खाना जो है भरकर आपका स्टमक एक्सपांड हो जाता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक पॉलीथीन यार, कि अगर आप खाना भरोगे तो वो फैलेगी और अगर नहीं भरोगे तो सिकुड़ी रहेगी। क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि ये है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस से हम बेटा जी क्या ला रहे हैं मेरे लाला, ईसोफेगस से हम क्या ला रहे हैं, ईसोफेगस से हम लेके आ रहे हैं बोलस, ठीक है। बोलस क्या है, च्यूड फूड विद द सलाइवा, ठीक है। अब हमारी ध्यान से बात समझना, अगर आपको देखो स्टमक का पार्ट भी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस अगर आपकी बहुत इच्छा है मैं वही बताऊँ। कुछ जो है मेरे प्यारे बच्चे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, जिनको जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है तो वो जान लें, ठीक है। जिनको जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है वो जान लें। ये वाला पार्ट स्टमक का कहलाता है फंडस, ठीक है। ज़्यादा जिज्ञासुक लोगों के लिए बता रही हूँ मैं। ये पार्ट होता है कार्डियक। कार्डियक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट नियर बाय द हार्ट, ठीक है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट नियर बाय द हार्ट, नियर बाय द हार्ट, ठीक है, नियर बाय द हार्ट। क्लियर है, इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं। देखो और बेटा अगर आपको ये दिखाई दे रहा, देखो 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 देखो, ठीक है, ये बात हुआ। और ये वाला पूरा पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज बॉडी। बॉडी यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर इस प्लेस में होता है आपका डाइजेशन, and the end part it is called as pylorus या पाइलोरिक एंड। तो आपके स्टमक के 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3, ये 3 पार्ट आपके स्टमक के होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेरे राजा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही है मैम आज, ठीक है। देखो स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक देखो, स्टमक क्या है, एक पॉलीथीन है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि स्टमक एक पॉलीथीन है जो सिकुड़ी बैठी रहेगी। आज तो हम नाराज रहेंगे पर जैसे खाना देखेगी हम संभालेंगे, खाना ले आओ हमारे पास। तो स्टमक एक पॉलीथीन है, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, वी हैव टू फिल आवर फूड, ठीक है। अब देखो स्टमक में क्या क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। स्टमक सिक्रीट्स, तो थोड़ा मैं अपना टी शर्ट सही कर लूँ, ठीक है। स्टमक सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या सिक्रीट करता है बच्चों, स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करता है मेरे बच्चों,
स्टमक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस बनती है ना, गैस यहीं बनती है, ठीक है। फिर गैस को कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर बनती ही है, ठीक है। ओ मैम आप कितनी गंदी बातें करती हैं, बायोलॉजी की स्टूडेंट है, इतनी गंदी तो कर सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, अब गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट बात करते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस के बेटा, ध्यान से समझना। कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका HCl, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम। अब मैम एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। पेप्सिन के बाद जो एंजाइम है वो है रेनिन, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। और लिटिल बिट मतलब इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लाइपेज, ठीक है, HCl। तो पाइलोरस एंड जो होता है ये HCl निकालता है, फंडस एंड जो होता है एंजाइम निकालता है, ठीक है। स्टमक एक और चीज निकालता है जिसका नाम है म्यूकस, ठीक है। स्टमक एक और चीज निकालता है जिसका नाम है म्यूकस। नंबर 2 पे लिखना चाहूंगी मैं, स्टमक ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस, ऑल्सो सिक्रीट्स म्यूकस। क्या निकालता है स्टमक, स्टमक म्यूकस भी निकालता है। म्यूकस पूरे पार्ट, ऑल द पार्ट सिक्रीटेड द म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सब निकालते हैं, तीनों पार्ट, ठीक है। क्लियर है, म्यूकस क्यों निकालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्या क्या हमने सीखा कि स्टमक जो है, फिर से रटेंगे मेरे साथ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। स्टमक एक जे शेप का पाउच होता है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब जो है वो फंडस से निकाले जाते हैं, और HCl जो होता है वो निकाला जाता है पाइलोरस एंड से। HCl और एंजाइम मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं जो कि खाने का डाइजेशन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ स्टमक की दीवारों पर कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या निकालती हैं, म्यूकस निकालती है। क्या निकालती हैं बच्चों, म्यूकस निकालती हैं। इज दिस क्लियर टू यू गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। डन है इतनी बात, चलो बेटा। तो ये बात क्लियर हो गई है कि रिवीजन में क्या क्या पढ़ लेते हैं। जे शेप का पाउच है, अंदर से फोल्डेड होता है, जब खाना आता है तब ये थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। अच्छा तुमको एक और बता दूँ बात तुम्हें, तुमको पता है कि कैपेसिटी कितनी है, 1 से 2 kg तक आप खाना को स्टोर कर सकते हैं। नाउ गैस्ट्रिक जूस की कहानी मैंने आपको बताई दी, क्या क्या होता है भाई साहब। गैस्ट्रिक जूस आपका स्टमक निकालता है। आपको और चीज़ जो है स्टमक का फंक्शन में और चीज़ें जो है लिखी हुई है वो मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगी, पर आप समझो पहले गैस्ट्रिक जूस की कहानी। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है HCl, ठीक है। HCl होता है, पाइलोरस एंड से निकलता है। बेटा जी HCl करता क्या है ये समझो। HCl है क्या, HCl जो होता है इट मेक्स द एनवायरमेंट, इट मेक्स, ध्यान सुनो मैं तो नोट्स भी लिखवा रही हूँ, साथ साथ मेरे साथ लिखते जाइएगा। इट मेक्स द एनवायरमेंट, ठीक है, ध्यान से लिखते जाओ मेरे साथ साथ। इट मेक्स द एनवायरमेंट एसिडिक। ये एनवायरनमेंट को कैसा बना देता है, एसिडिक। किसके एनवायरनमेंट को बेटा, मेरे एनवायरनमेंट को नहीं। इट मेक्स द एनवायरनमेंट एसिडिक। किसका एनवायरनमेंट एसिडिक, स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है। सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन द फूड, ठीक है। समझ में आई बात, ये क्या काम करता है, ये आपके फूड को, एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन हो पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन आते हैं HCl, और क्या करता है, नंबर 1 फंक्शन तो ये हुआ, ठीक है। HCl का काम होता है एक्टिवेट द एंजाइम, ठीक है। HCl एक्टिवेट्स द एंजाइम। तुमको पता है पहले एंजाइम ना सोते रहते हैं, हाँ, फिर जैसे ही खाना आने वाला रहता है HCl बोलता है सुनो बे उठो, क्या कर रहे हो, ठीक है। HCl एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ठीक है। HCl kill the food of microbes, kill the microbes of food, kill microbes of food, ठीक है। ये फूड के माइक्रोब्स को भी किल करता है, तो गंदगी साफ होती है ना। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में बेटा जी क्या होते हैं मेरे साथ, ये नंबर 1 चीज हो गई, ठीक है। नंबर 2 क्या है, HCl जो है ये क्या करता है आपका, HCl के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस में है एंजाइम। HCl का काम क्लियर हुआ कि ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो सो रहे हैं उनको जगाता है, उठ जाओ बेटे खाना आ गया है। उसके बाद क्या करता है, क्लीन करता है, क्योंकि माइक्रोब्स को किल करता है, एसिड है तो जितने भी एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है ताकि एंजाइम्स जो है खाने पर काम कर सके। नाउ एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम है, पहला होता है रेनिन। बेटा रेनिन जो एंजाइम होता है ये आपके में पाया ही नहीं जाता है। रेनिन जो एंजाइम होता है ये छोटे बच्चे हो क्या, उनमें पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता
जाता है? इन्फेंट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इन्फेंट्स में पाया जाता है। टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पाया जाता है। बिकॉज बेटा, मुझे तुमको लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्लाइड क्लियर होती नहीं है। because pepsin amount is so less. Is this clear to you guys? मैंने क्या बोला आपको कि आपके छोटे बच्चे में एंजाइम्स पाए जाते हैं। उनमें पहला जो एंजाइम है वो है रेनिन। पर रेनिन जो है ये स्टमक में, इन्फेंट्स के हमारे पास नहीं है क्योंकि वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ पेप्सिन। ठीक है, पर छोटे बच्चे में पेप्सिन है, बहुत ही कम अमाउंट में है, इसलिए उनके पास क्या पाया जाता है? उनके पास रेनिन पाया जाता है। चाहे पेप्सिन हो या रेनिन, वो डाइजेस्ट क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। बच्चा प्रोटीन तो कोई खाता नहीं, वो मिल्क ही प्रोटीन लेता है, इसलिए मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास रेनिन होता है। बिकॉज पेप्सिन अमाउंट इज सो लेस। हमारे साथ कोई टेंशन नहीं, हमारे पास पेप्सिन भर भर के है तो हम प्रोटीन को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरा जो एंजाइम बेटा जी स्टमक में पाया जाता है वो होता है आपका पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन बेटा, पेप्सिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन फाउंड इन एडल्ट्स। छोटे बच्चों में भी होता है पर बहुत ही कम होता है। फाउंड इन एडल्ट टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, तो आपको अब मैं नोट लिख रही हूँ कि आपको सवाल कैसे आएगा। ध्यान सुनो, आपको सवाल कुछ ऐसे आएगा कि विच पार्ट, क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच पार्ट शोज द डाइजेशन of protein in फर्स्ट में सबसे पहले डाइजेशन को कौन शो करता है? प्रोटीन के। तो आपका आंसर क्या होगा? बच्चों, आपका आंसर होगा स्टमक। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या कहानी है। ठीक है, तो आपका जो स्टमक है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? डन। ठीक है, अब यहाँ ये तक की कहानी क्लियर हो गई। अब आ जाओ, पढ़ लें, थोड़ा स्लाइड पढ़ लें। ठीक है, स्टमक जे शेप का पाउच होता है, मस्कुलर सैक होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन मतलब ये वाला पेट वाला एरिया। ठीक है, ओके, नाउ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ रहा है भाई? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ रहा है? बकल कैविटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्शियली डाइजेशन हमने क्या की चीज़ की डाइजेस्ट किया है? बताओ मुझे, आपने क्या डाइजेस्ट किया? आपने डाइजेस्ट किया है स्टार्च को। तो आपने कुछ भी डाइजेस्ट किया हो है तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड ही ना। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को आप कहाँ लाते हैं? आप लेकर आते हैं आपके माउथ से स्टमक में। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जैसे ही स्टमक में पहुंचता है, कहाँ से होते हुए? फेरिंग से ईसोफेगस, देन स्टमक में आया। ठीक है, उसके बाद आपके स्टमक जो है सारा कहानी करना शुरू करता है। स्टमक के 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो वो पन्नी है, पॉलीथीन है ना, तो खाने को स्टोर करेगा। फिर देखो ये बात समझो कि स्टमक जो है ऐसे ऐसे काम करता रहता है। देखो जैसे मैंने एक GIF भी लेके आई हूँ, आपको दिखेगा, ये देखो ये देखो ऐसे ऐसे स्टमक ना, ये आपको दिख रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट, इससे चर्निंग ऑफ फूड होती है बेटा। क्या होती है? चर्निंग ऑफ फूड होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चर्निंग ऑफ फूड होती है, यहाँ पे समझ में आई बात? तो चर्निंग ऑफ फूड हुई, इसमें स्टोरेज होते हैं खाने का। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन होता है। पर पार्शियल डाइजेशन किस चीज़ का होता है? प्रोटीन का। वैसे तुमको बताऊं, पार्शियल डाइजेशन लिपिड का होता है, और वो भी 3% का, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप तो ये याद रखो, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, 3% लिपिड का है। वो लिपिड भी नहीं याद रहा है तो उसे भी छोड़ दियो, सिर्फ इतना याद रखो, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आगे बढ़ें। स्टमक जो होता है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐड करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द म्यूकस। ये बात क्लियर हो गई? तो आपके पास यहाँ पर मैंने यही लिखा कि आपके पास गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, HCl और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये मीडियम को एसिडिक बना देता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सी पीते हैं, पेप्सी। ठीक है, पेप्सी पियोगे तो सारे शरीर के प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो पेप्सिन जो होता है ये हमेशा याद रखो। यहाँ पर आपने एक चीज़ लिखी भी है जो मैंने पढ़ाई, देखो ये इट एक्टिवेट्स द एंजाइम,
लिखा है कि तो ये पहला क्या करता है, इट मेक्स द एनवायरनमेंट एसिडिक। तो आपको ये वर्ड समझना जरूरी है कि HCl एनवायरनमेंट को क्यों एसिडिक बनाता है, ताकि एंजाइम काम करे। पेप्सिन कभी भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में काम ही नहीं कर सकता लल्ला, ये हमेशा कहाँ काम करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है। विच ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स, ये मैं अभी आपको रिएक्शन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कैन बी सिक्रेटेड इन द स्टमक। किसके वजह से सिक्रेट होने लगता है, जब आप किसी खाने, जैसे मान लो आप स्कूल में बैठे, आज तो भगवान घर पे मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हो तो भगवान कसम मज़ा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलने लगता है। जैसे कि आप कहते हैं ना पेट में चूहे कूदना, आपने सुना है इसके बारे में, पेट में चूहे कूद रहा है, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? पेट में चूहे कूदने का मतलब यह है कि आपके शरीर में गैस्ट्रिक जूस निकलने लगा। जब आप खाने के बारे में सोचते हैं, जब आप खाने को देखते हैं, जब आप खाने को स्मेल करते हैं, तो आपका गैस्ट्रिक जूस निकलने लगता है। वो स्टमक की दीवारों को धक्का मारता है, हे हाँ 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 खाना है इसे। तो जब वो धक्का मारता है ना गैस्ट्रिक जूस आपका दीवारों पे, तो आपके पेट में एक अजीब सी आवाज़ें आती हैं। क्लियर है? तो ये आप समझो कि जब आपको भूख, जब कोई अच्छा खाना सोचते हैं, सूंघते हैं या देखते हैं, तो भी आपका गैस्ट्रिक जूस निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस करता क्या क्या है। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास पेप्सिन था, तो तुमको पता है पेप्सिन जब तक फूड नहीं है, नो फूड अराइवल, नो फूड अराइवल, ठीक है, जब तक कोई फूड नहीं आ रहा है, कोई फूड नहीं आ रहा है, या हमने देखा नहीं है, या हम सोच नहीं रहे हैं, तो गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूसेस एंजाइम, गैस्ट्रिक जूसेस के जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं वो समझिए। जब खाना नहीं आ रहा है, जब खाने के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, तो एंजाइम जो है वो है आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? ये है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ, ये क्या है बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ही अब क्या होगा, मान लो अब खाना फूड, जैसे ही फूड का अराइवल हुआ, फूड अराइवल हुआ, वैसे ही HCl निकलना शुरू हुआ, और HCl ने एक्टिवेट किया किसको? पेप्सिनोजन को, और आपका पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया कि जब तक खाना नहीं है तब तक आपके गैस्ट्रिक जूस के सारे एंजाइम इनएक्टिवेट फॉर्म में। रेनिन का काम हम नहीं पढ़ेंगे, रेनिन तो छोटे बच्चों में होता है यार, हम पेप्सिन का काम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब आपका जो फूड है, फूड कैसा है बेटा? पार्शियली डाइजेस्टेड है, ये बात याद रखिएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। आपका पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है, अच्छे से लिख देती हूँ ना, आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है बेटा, ध्यान से समझना, आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है कहाँ से आ रहा है? इसोफेगस से आ रहा है। ठीक है, वो पेप्सिन की हेल्प से, ठीक है, पेप्सिन की हेल्प में। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में क्या है? प्रोटीन। हमें सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट करना, बाकी सबको भाड़ में जान दो। स्टमक में ये किस में टूटेगा? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। ठीक है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में टूटेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाती हूँ। ये पेप्टोन और पेप्टाइड होते गए, दोनों भाई बहनी है। ठीक है, देखना ध्यान से मेरे बच्चों, तो सब समझ में आएगा। एक नॉलेज विंडो बना ली जाए, क्या विचार है तुम्हारा? बना लेते हैं अपन। लेट्स टॉक अबाउट एक नॉलेज विंडो में। आज आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाती हूँ। मैंने आपको नॉलेज विंडो की मदद से ये सिखा दिया कि आप किसी भी चीज़ का फाइनल डाइजेशन राजा कहाँ करेंगे? आप किसी भी चीज़ का फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। करते कि नहीं करते? अब कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। और फैट की सबसे छोटी यूनिट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब नॉलेज विंडो में मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ। ठीक है, नॉलेज विंडो मैम आपको हमेशा इसलिए बताती है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, मान लो कि 1000 अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है तो इसे हम कह देते हैं प्रोटीन। क्या कह देते हैं? प्रोटीन। जब आपके पास खूब सारे अमाइनो एसिड जुड़े हों तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। उसके बाद जब आप इसमें कोई एंजाइम डाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पेप्सिन ही डाल दिया, तो ये जो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है ये बीच में से टूट जाते हैं। ठीक है, ये हो गए, टूट गए। प्लस है ना, ये प्लस है, दिस इज प्लस। ओके, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड कुछ टूटकर ऐसा बना लेते हैं, प्लस। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये ऐसा बन गया।
तो बेटा इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम कह देते हैं पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स। दोनों भाई बहन ही हैं, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। पेप्टाइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स। ना ध्यान से समझना ये पेप्टाइड्स होते कैसे हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये याद रखना, ये क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड हैं। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो क्या बन जाएगी, पेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये क्या है आपकी, पेप्टाइड चेन बन जाएगी। और बहुत सारी पेप्टाइड चेन जब मिलती हैं तो क्या बनता है बच्चों, बहुत सारी पेप्टाइड चेन मिलती हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। समझ आ गई बात, फिर से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट, ध्यान से सुनना कान खोल के, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट, बोलो छोटू किन्नू सी यूनिट जो होती है वो होती है अमाइनो एसिड। जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ देते हैं, किसकी हेल्प से जोड़ोगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से जोड़ोगे। आप बहुत सारे अमाइनो एसिड, मान लो 1000 अपन अमाइनो एसिड जोड़ दिए तो आप इसको कहते हैं प्रोटीन। और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब हमें मान लो हमने इसमें कोई एंजाइम डाला, मान लो पेप्सिन ही डाला, तो पेप्सिन की मदद से जितनी लंबी चेन है उनमें बीच बीच में से कट लग गए और चेन अलग अलग हो गई। अब इन चेन को हम कहते हैं बेटा जी पेप्टाइड चेन। ये एक पेप्टाइड चेन है, ये एक पेप्टाइड चेन है कि नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, ये हो गई एक पेप्टाइड चेन, थोड़ा बहुत ही बुरा लिखा, ठीक है, ये पेप्टाइड चेन हो गई, ये एक पेप्टाइड चेन हो गई, ये एक हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसे पेप्टाइड चेन अलग हो गई। समझ में आ गई बात। पेप्टाइड चेन है क्या, लॉट्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द अमाइनो एसिड, इट विल मेक द पेप्टाइड चेन। बेटा पेप्टाइड चेन से हम अमाइनो एसिड मैडम कहाँ निकालेंगे, हम निकालेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी सिर्फ पेप्टाइड्स पड़े हुए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। समझ में आई बात। तो पेप्टोन और पेप्टाइड क्या हैं, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड bounded by peptide bond, ठीक है राजा, पेप्टाइड बॉन्ड। मेरी बात समझे, फिर समझो। प्रोटीन की सबसे छोटा यूनिट अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्रोटीन। अब जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए। जब हमने कोई एंजाइम इस्तेमाल किया, मान लो पेप्सिन ही अपने इस्तेमाल किया, तो अपने चेन को अलग अलग कर लिया। अब वो चेन पड़ी हुई है, पर सिंगल अमाइनो एसिड आप कहाँ निकालेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ, मतलब मैं पूरा फिजियोलॉजी भी समझाते जा रही हूँ आपको, मैंने सब कुछ समझा दिया, पूरा एक एक चीज। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, डन। ठीक है, अब समझते हैं कि एडिशनल पॉइंट। बेटा HCl समझ लिया क्या काम करता है, एंजाइम का काम समझ में आ गया। क्लियर है ना, ये वाला पार्ट क्लियर है ना मेरे बच्चों को। कुछ भी गलत सलत नहीं करके आना, नहीं तो धुनाई मचा देंगे तुम्हारे हम। समझ में आई बात। अब अपन आते हैं मैम गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस का क्या काम है। जब आपके, तुमको कभी तुमने सोचा है कि सुबह उठ के तुम पानी क्यों पीते हो। हम सुबह उठकर पानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए पीते हैं ताकि जो स्टमक की HCl है ये आपकी दीवारों को इरोड ना कर पाए, आपकी दीवारों को छील ना ले, नहीं तो बहुत पेन होता है, इसको अल्सर होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं आपके। तो सुबह आप पानी पीते हैं ताकि रात का जो भी HCl है वो डाइल्यूट हो सके। कभी कभी HCl का अमाउंट जो होता है वो इतना ज़्यादा होने लगता है कि आपकी स्टमक की वॉल को इरोड करना शुरू कर देता है। तो म्यूकस जो होता है वो आपके गैस्ट्रिक जूस को हल्का डाइल्यूट करता है ताकि स्टमक की वॉल को कोई खतरा ना हो। तो म्यूकस जो होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है और ये स्टमक की अंदर की दीवारों को प्रोटेक्ट करता है एंजाइम और HCl से। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक। डन, वी हैव डन द स्टमक। खत्म। स्टमक में इससे ज़्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता बेटा। तुम तो ये मान लो कि तुमको मैडम ने बिल्कुल महारत बना दिया है कैसे क्या है। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमेशा ये याद रखना है, देखो भैया हमने बकल कैविटी में क्या डाइजेशन होना था ये भी सीख ले। पेप्टाइड एंड पेप्टोन कुछ नहीं है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, बस दोनों के रूपों में अंतर है वही। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, फाइनल डाइजेशन। किसी भी चीज़ का फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मैडम फाइनल डाइजेशन का मतलब क्या है? फाइनल डाइजेशन का मतलब है भाई हम बता रहे हैं ना यार, कितने बार ग्लूकोज बनाओ यहाँ पे, अमाइनो एसिड बनाओ यहाँ पे, और यहाँ पर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आपको बनाना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, डन, इतनी बात समझ में आ गई बात ना। अब आगे आ जाओ, एक डायग्राम हो जाए। क्या कहते हो, तुम्हारा क्या विचार है इसमें कि एक डायग्राम तो हो ही जाए, है ना। नाउ अब आपको एक चीज सिखाती हूँ। सपोज दैट कि ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा।
सपोज दैट कि आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। समझ में आई बात? बिना डायग्राम के बायोलॉजी होती है क्या यार बच्चों? तुम बताओ यार, बिना डायग्राम के बायोलॉजी हो पाएगी क्या? बिना डायग्राम के हो पाएगी क्या बायोलॉजी? ठीक है, अब देखो स्टमक क्या क्या रिसीव इंटेस्टाइन आपकी क्या रिसीव करती है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टमक ऊपर से क्या रिसीव कर रही है समझो। पहले ये यहां से आ रहा है स्टमक से फूड। ठीक है, स्टमक फूड, स्टमक से जो फूड आ रहा है वो है एसिडिक, है ना? एसिडिक मतलब तुम 1 से 4 pH होता है, बहुत हाईली एसिडिक फूड आ रहा है। साथ में दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मान लो ये ड्यूडेनम है। ठीक है, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, यहाँ पर आपका खाना आ रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों तो सब समझ में आएगा। अब यहाँ से आप इसमें और क्या क्या आता है वो आपको सिखा देते हैं, ध्यान से समझते जाना। ठीक है बच्चों, मान लो, ठीक है, माना कि मुश्किल है, चलो ये है हमारा लीवर। ठीक है, कितना बुरा लीवर बनाया, इतना बुरा लीवर, इतना बुरा लीवर, इतना बुरा लीवर। ठीक है, आ जाओ बच्चों, है ना? अब तुम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट डायग्राम ना समझना, मैं तुमको समझाने के लिए ऐसा बना रही हूँ। ठीक है, ये है लीवर, ध्यान से समझना, ये है लीवर बच्चों, लीवर। ठीक है, लीवर क्या निकालता है? बाइल निकालता है, बाइल, ये भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, लीवर से क्या बाहर निकलती है? बाइल डक्ट बाहर निकलती है, बाइल डक्ट। ठीक है, ये डायग्राम है मेरे पास, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट, ठीक है, टना टना पर बाइल डक्ट जैसे ही आ रही होती है, पेंक्रियाज बोलता है, यहाँ है पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज बोलता है सनम हमें भी साथ ले लो। अब यहाँ पर आपका पेंक्रियाज का भी ग्लैंड बीच में ज्वाइन हो जाता है और ये वाली जो डक्ट है ये आपकी यहाँ पर खुलती है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, अभी टेंशन मत लो ना कैसे क्या है, अभी टेंशन ना लो। तो बाइल डक्ट की ओपनिंग भी यहाँ है और पेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग भी यहाँ है। ठीक है, ये है आपकी पेंक्रियास, ध्यान समझो, ये है आपका पेंक्रियास, ये है आपका पेंक्रियास। ठीक है, ये है आपके पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब बेटा जी क्या राजा, डक्ट मतलब पाइप। ठीक है बच्चों, और ये है आपकी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कहाँ से आ रही है भाई? लीवर से आ रही है। ठीक है, ये दोनों चीजें अपना सिक्रीशन कहाँ देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं। ठीक है, पेंक्रियास से क्या निकलते हैं? पेंक्रियास से बहुत सारी निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, प्लस हार्मोन्स भी, पर हमको हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है। प्लस पेंक्रियास से क्या निकलते हैं? बहुत सारे सॉल्ट निकलते हैं। ठीक है, ओके। बाइल डक्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझना, सबसे पहले इनका काम क्या होता है, देखो ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ब खुद भी अपना एक जूस निकालती है, जैसे स्टमक निकालता है ना वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी निकालती है। पर आपको ये समझना जरूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से नहीं है, वो जो है वो आपके बाइल से भी डाइजेशन हो रहा है और पेंक्रियाटिक जूस से भी डाइजेशन हो रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज़ों की रिसीविंग है, स्टमक से ऊपर से खाने की रिसीविंग हो रही है, इधर से पेंक्रियास की रिसीविंग हो रही है, इधर से बाइल की रिसीविंग हो रही है। तो लीवर का भी जो बाइल का रिसीविंग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, पेंक्रियास का भी आ रहा है, ऊपर से खाना आ रहा है। तो सबसे पहले जो खाना एसिडिक, जैसे आपने देखा कि स्टमक में एंजाइम सिर्फ तब काम करते हैं जब एनवायरनमेंट एसिडिक हो। एसिडिक कौन बना रहा है? HCl बना रहा है। ऐसे इंटेस्टाइन का भी एक भाई वो है, इंटेस्टाइन की मांग ये है कि हम तो कोई एंजाइम अपना तब तक काम नहीं करवाएंगे भाई साहब, ऐसा है कि जब तक तुम खाने को, जब तक एनवायरनमेंट को एल्कलाइन नहीं बनाओगे। तो एल्कलाइन कैसे बनेगा? तो एल्कलाइन बनता है इन बाइल जूसेस, पेंक्रियाटिक जूसेस की जो इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या रिसीव करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या रिसीव करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है फूड फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या रिसीव करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है, ये ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली, मैंने आपको सिंपल बनाने के लिए बताया है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है फूड फ्रॉम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द पेंक्रियाटिक जूस, pancreatic juice and it receives the bile juice from liver.
बाइल जूस फ्रॉम लिवर। सब लिवर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या समझाया मैंने आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। फाइनल डाइजेशन का मतलब ये है कि हमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाना है। फाइनल डाइजेशन का मतलब ये है कि हमें प्रोटीन को अमाइनो एसिड बनाना है। फाइनल डाइजेशन का मतलब ये है कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना है, ठीक है बच्चों। देखो ऐसा मत करो, हे भगवान, हे माता जी, इतना डिफिकल्ट। एक बार 2 बार ध्यान से लेक्चर देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके एनसीईआरटी में सब आधा अधूरा जो ज्ञान रहता है ना, ये बहुत टॉक्सिक होता है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है? पैंक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं, हमारा भी जूस ले लो। बाइल बोलता है हमारा भी ले लो। क्यों लेना है? क्योंकि खाना जो ऊपर से है ना वो बहुत एसिडिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम उस पर काम नहीं करेंगे। तो पहले खाने को अल्कलाइन बनाओ, तो ये सारे जूसेस खाने को अल्कलाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद काम होना शुरू होता है। पैंक्रियाटिक जूस के पास भर भर एंजाइम भी होते हैं, तो खाने का वो भी डाइजेशन करते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ तो ध्यान से समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है मेरे बच्चों, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है और ये बेटा 6 मीटर के आसपास हो सकती है और ये हाईली कॉइल्ड होती है। इसके पहले पार्ट को ड्यूडेनम, दूसरे पार्ट को जेजुनम और तीसरे पार्ट को इलियम कहते हैं। ये नहीं आएगा, ये देखो पहला पार्ट देखो ऐसे बनाया था मैंने, मैम ने ऐसे उठा के ऐसा यू शेप का, देखो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम, ठीक है। ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये आपकी एनसीईआरटी ये सवाल भी पूछती है। देखो दिस इज द, ये है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ये ऊपर वाला पार्ट इज द जेजुनम एंड दिस पार्ट इज द इलियम। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है आपका स्टमक, दिख रहा है आपको स्टमक, ये है आपका स्टमक और ये है आपका ईसोफेगस, ठीक है बच्चों। आओ नाउ आगे बात करते हैं कि आपकी जो आपकी एनसीईआरटी है वो इस बात का भी जिक्र करती है कि किसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा और किसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, तो सब समझ में आएगा। देखो क्या है, जो लोग घास खाते हैं, जो लोग शाकाहारी होते हैं, वो लोग हमेशा क्या खाते हैं, जो जैसा आप फूड खा रहे हैं उसके हिसाब से आपकी इंटेस्टाइन डिसाइड होती है कि आपका इंटेस्टाइन बड़ा होगा या छोटा होगा। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो खाना खाते हैं कैसा, ग्रास। ग्रास में क्या होता है बच्चों, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज क्या है, ये है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्रास में क्या है भैया, सेलुलोज। सेलुलोज में क्या, अरे भैया प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है बेटा। आप ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा डाइजेशन। तो इससे इनकी लंबी होती है। अपन क्या है, सब पका लेते हैं, तो अपने को सब पकाया है तो डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो जिनका खाना जितने समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन उतनी लंबी होगी, और जिसका खाना जितना कम समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उतनी छोटी रहेगी। तो मांसाहारी जंतुओं में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, छोटू सी। मांसाहारी मतलब हम लोगों में भी छोटू सी होती है, और जो शाकाहारी होते हैं उनमें लंबी होती है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सेलुलोज के डाइजेशन में, ठीक है। क्लियर है, ड्यू टू द सेलुलोज मीट डाइजेशन नहीं होता, मतलब मीट डाइजेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता। डन है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो मैं आपको बता देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे जो हैं उनको समस्या ना हो। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा जी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूओडिनम, ड्यूडिनम, ठीक है, धूमतनना धूमतनना। दूसरा पार्ट होता है, ऐसा तो नहीं लग रहा है हे भगवान पहले ही चैप्टर में इतनी डिफिकल्टी, बेटा कोई डिफिकल्टी नहीं, तुम बस ये 2 बार अपनी ये वीडियो देख लेना ना, तुम इस चैप्टर के बाप बन गए ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मतलब तुम सोचो कि मैम देखो कितना शानदार जबरदस्त हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। तो पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा होता है, ड्यूडेनम होता है। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, दूसरा पार्ट होता है राजा जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ना एक एक बात करती हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या एक एक लाइन लिखूंगी, बस ज़्यादा नहीं लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पर फूड एल्केलाइन होता है, फूड एल्केलाइन बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस एंड
एंड पैंक्रियाटिक जूस। अभी आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या क्या, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा जेजुनम में क्या होता है, डाइजेशन, ठीक है। जेजुनम में डाइजेशन होता है और इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ये याद रखना, क्योंकि इलियम में होते हैं विलाइज क्या होते हैं, विलाइज होते हैं प्रोजेक्शन का मतलब कैसे, ये इंटेस्टाइन की दीवार है, ध्यान समझना, ये है इंटेस्टाइन की दीवार पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन होता है। ला इधर दे, उधर कहाँ जा रहा, ला ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, डन, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फूड को अल्कलाइन बनवाता है, यहाँ पर डाइजेशन करवाएगा, फाइनल डाइजेशन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बच्चों, ड्यूोडेनम, जीजुनम और इलियम याद नहीं रहे तो टेंशन मत लेना, बस ये वाला पार्ट याद रख लेना, ये वाला इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, आजा बच्चों, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब अभी आपको जो है ग्लैंड्स नहीं पढ़ाई मैंने, ग्लैंड्स पढ़ानी है यार, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, ठीक है, पर लार्ज इंटेस्टाइन हम इसको क्यों कहते हैं ये समझे। लार्ज इंटेस्टाइन कहने का कारण ये है कि इसका डायमीटर लार्ज होता है। बेटा कोई डाइजेशन राजा जी मेरे यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज़ का फाइनल डाइजेशन यू ऑलरेडी डन, आपने सब कुछ कर लिया है। कहाँ पर कर लिया है आपने फाइनल डाइजेशन, कहाँ कर लिया बच्चों, आपने फाइनल डाइजेशन ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में कर डाला है, एब्जॉर्प्शन भी कर लिया है। अब कुछ चीज़ें मान लो कोई मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके पास कोई विलाई नहीं होते, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। बेटा जो भी वेस्टेज बचा ना, जो यूज़ का नहीं है, इसकी वॉल कंटिन्यूसली म्यूकस निकालती ताकि धक्का मार मार के पॉटी को बाहर किया जा सके। जो पॉटी ऐसे करते रहे, ठीक है, कई बार सरसरा के निकलती है क्योंकि म्यूकस अच्छा निकल रहा है, नहीं निकलेगा तो सरकेगी नहीं, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड एज फीसिस मतलब पॉटी, और यहाँ रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बाहर हो जाता है। क्लियर है। द फीकल मैटर इजेस्टेड आउट थ्रू द एनल ओपनिंग बाय द एक्टिव ऑफ एनल स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर मैंने आपको क्या बताया था, ये भी सोचता है पिचिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये स्टोर कर, जैसे स्फिंक्टर खुलेगा सर, फिर स्फिंक्टर बंद, खुला सर, स्फिंक्टर बंद। तो जितना जल्दी स्फिंक्टर खुलेगा पॉटी उतनी जल्दी बाहर आएगी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है वो समझो, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये याद रखना, वाटर एंड लिटिल बिट मतलब ना के बराबर, लिटिल बिट इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मेन फंक्शन जो है वो यही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेगा और पॉटी को बाहर करने का काम करता है। अब बेटा जी ये याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक ऐसा, मैं थोड़ा रेड कलर से बनाती हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन के पास ऐसा एक ट्यूब्यूलर हिस्सा है, ये देखो, ये इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये है एक वेस्टिजियल ऑर्गन, ये हम अभी पढ़ेंगे, ये है आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन। जब आप शाकाहारी थे, मतलब जब आप क्या थे, जब आप वो थे आदि मानव थे, तब आप घास फूस खाते थे, जब आप पेड़ खाते थे, तो ऐसे कंडीशन में ये जो अपेंडिक्स था राजा बेटा, ये क्या निकालता था, इट सिक्रीट एन एंजाइम, इट सिक्रीट्स an enzyme and the name of the enzyme, red is visible not, ठीक है, इसे हम कहते थे सेल्यूलेज। बेटा अभी आपने पढ़ा कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ पौधों की जो दीवार है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी हुई दीवारों को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, जो कि गाय भैंस बकरिया में निकलता है, हमारे में भी निकलता था जब हम खाते थे, पर अब बेटा नहीं निकलता, इसलिए ये अपेंडिक्स सेल्यूलोज का सिक्रीशन नहीं करता, क्योंकि हम खाते ही नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। हम खाते भी तो पका लेते, ठीक है। तो अब जो है पका लोगे तो टूट जाएगा। तो अब हमारे शरीर में अपेंडिक्स है तो इट इज़ अ ट्यूब्यूलर पार्ट अटैच्ड विद द लार्ज इंटेस्टाइन, ये है तो, पर अब आप इसका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ना है, ठीक है। ये होता है सीकम, यहाँ पर होते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इतनी सारी पॉटी होगी ना, तो माइक्रोब्स उसको डाइजेस्ट कर करके तक कम कर देते हैं, तो इनको फायदा होता है। दैट इज वाई दीज माइक्रोब्स आर द सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
डन हो गया बच्चों। सो वी हैव लर्न इन द वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर अबाउट द टंग, आज पढ़ लिया है, इसोफेगस फिर से पढ़ लिया है हमने, स्टमक को मतलब इतने शानदार तरीके से कंप्लीट किया है, पूरा सब कुछ कंप्लीट किया है, आप स्टमक में कंप्लीट किया है। इंटेस्टाइन में कैसे क्या डाइजेशन होगा वो आप सिर्फ तब सीख पाएंगे जब आप ये सीख पाएंगे कि ग्लैंड्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी लीवर के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, ये कैसे काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके बारे में। उसके नेक्स्ट क्लास में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, उसके बाद ये पूरा जो फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन वो खत्म, देन विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। घबराओ मत, समय से पहले मैम आपको सब कंप्लीट करवा देगी, थोड़ा विश्वास रखो। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।